हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 16वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई 16वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 183 का संबंध है 6 के साथ में, उसी प्रकार से 164 का संबंध है 4 के साथ में, इसी प्रकार से 122 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 183 से यहाँ पर 6 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 183 से 6 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 183 मिलकर बना है 1 8 हो रहे 3 से। यदि हम क्या करें 183 की पहली 2 संख्याओं के अंदर उसी 183 की तीसरी संख्या का भाग दे दिया जाए तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 6। यानी कि यदि हम 18 के अंदर 3 का भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 6 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि 164 से यहाँ पर 4 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 164 मिलकर बना है 1 6 और 4 से। तो 164 की पहली 2 संख्याओं के अंदर क्या करेंगे, इसी 164 की तीसरी संख्या यानी कि 4 का भाग दे देंगे इस 16 के अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए ये 4 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 122 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 122 मिलकर बना है 1 और 2 और 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 122 की पहली 2 संख्याओं के अंदर इसी 122 की तीसरी संख्या यानी कि 2 का भाग दे देंगे 12 के अंदर तो 2 का भाग 12 के अंदर दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। सीधी सी बात है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में है तो आंसर 6 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरे भाई आपको यहाँ पर पता करना है कि RED से यहाँ पर
27 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से RED से यहाँ पर 27 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि CAT से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि RED से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई RED से 27 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन तीनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए R आता है 18 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। अब मेरे भाई यहाँ पर 27 बनाने के लिए क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23, 23 और 4 मिलकर बन जाएगा 27। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर CAT से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन तीनों अल्फाबेट लेटर का हम करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए C आता है 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 20 मिलकर बन जाएगा 24। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। और ध्यान से देखिए 24 हमें दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन D। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है B। यानी कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा है 0.03%। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है B। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो मेरे भाई याद रखना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 21%। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है और मेरे भाई ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। और मेरे भाई ये नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए। यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं जो भी अभ्यर्थी इस मास्टर पीडीएफ सेट को कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेगा वो पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे।
तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कि शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए शेखर ऊपर से अपनी कक्षा में कितने स्थान पर है, 24वें स्थान पर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि नीचे से 21वें स्थान पर है, यानी कि जो शेखर है वो नीचे से अपनी कक्षा में है 21वें स्थान पर है और आपसे पूछा गया है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको क्या करना है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये टोटल निकालना है। तो करेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को आपस में एक बार ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 और 21 को आपस में ऐड करेंगे तो 24 और 21 मिलकर बन जाएगा 45। और मेरे भाई इस 45 में से एक को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 44। यानी कि शेखर की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 44। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमने 45 में से एक को कम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे भाई शेखर यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है। शेखर देखिए ऊपर से भी काउंट हुआ है और नीचे से भी काउंट हुआ है। शेखर क्या है, एक व्यक्ति है, इसलिए हम क्या करेंगे 45 में से एक को घटा देंगे, यानी कि शेखर की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 44 विद्यार्थी हैं। और 44 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 11, 11 के बाद में 16, 16 के बाद में 23 और 23 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 7, 7 के बाद में संख्या दी गई है 8। तो मेरे भाई 7 से 8 बन जाएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 11, तो 8 से 11 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 16, तो 11 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो मेरे भाई 11 और 5 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 23, तो 16 से 23 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 16 और 7 मिलकर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या ये हमारे पास क्या +1, उसके बाद में संख्या ये +3, उसके बाद में संख्या ये +5, उसके बाद में संख्या ये +7। यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई
एक से कितना बन रहा है 3 है। तो देखिए यदि हम एक के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3 है। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 5 है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5 है। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 7 है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7 है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 7 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर +2 हुआ है तो 7 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। यानी कि 7 के बाद में संख्या प्लस होगी 9। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 23 के अंदर क्या कर दें इस 9 को ऐड कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 23 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो 23 और 9 मिलकर बन जाएगा 32। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 32। और ध्यान से देखिए 32 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है असम राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोहे पर जंग लगना ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए है सोडियम धातु को, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम धातु को, ऑप्शन सी है पोटेशियम धातु को और ऑप्शन डी है प्लेटिनम धातु को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए मंदक के रूप में, ऑप्शन बी है शीतलक के रूप में, ऑप्शन सी है परिरक्षक के रूप में और ऑप्शन डी है नियंत्रक के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल या फिर हम बोल सकते हैं कि D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो तीनों चीजें एक साथ क्या होंगी? सतह पर गिरेंगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराएंगे तो पृथ्वी पर तीनों क्या होंगे? एक साथ गिरेंगे। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है द्रव्यमान क्षति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए आयोडीन तत्व की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है कैल्शियम तत्व की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है आयरन तत्व की कमी के कारण है और ऑप्शन डी है पोटेशियम तत्व की कमी के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आयरन तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? मेरे भाई ये प्रश्न भी RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर
पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए जितनी भी डेट्स डाली जाती हैं ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपको पता चल जाए कि ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? ऑप्शन ए आयोडीन तत्व के कारण है, ऑप्शन बी है लोहा तत्व के कारण है, ऑप्शन सी है कैल्शियम तत्व के कारण है और ऑप्शन डी है पोटेशियम तत्व के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि आयोडीन तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी है हृदय को, ऑप्शन सी है यकृत को और ऑप्शन डी है फेफड़ा को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ध्वनि से, ऑप्शन बी है जनसंख्या से, ऑप्शन सी है मुद्रा से और ऑप्शन डी है प्रचलन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डोपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना भाग पर बनता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नेत्रदान के समय नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना नेत्रदान में नेत्र के कोर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मेरे भाई लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ऑप्शन ए है नाइक्रोम है, ऑप्शन बी है टंगस्टन है, ऑप्शन सी है आयरन है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो टंगस्टन पदार्थ है ये बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।